दर्शकों नमस्कार। नगर पालिका चुनावों के इस दौर में आज हम एक खास चर्चा करने आए हैं हमारे क्षेत्र के विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी से। यशपाल जी, आपका एक बार फिर से हम हमारे देश न्यूज़ में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 4 दशकों से लगातार नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बहुमत में आती जा रही हैं और अध्यक्षीय परंपरा आप ही की उम्मीदवारी से शुरू हुई थी। आप पहले निर्वाचित नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। क्या वजह है कि इन चुनावों में भी आपकी पार्टी इस बात को लेकर आत्मविश्वास में है कि उन्हें बहुमत मिल जाएगा? इसलिए ब्रजेश जी के जनता ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को भी अच्छी तरह से परखा है, जांचा परखा और खरा ये कहा जा सकता है। ये जनता ने अपना निर्णय जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन में दिया है तो उसी का परिणाम है कि कांग्रेस कितना भी हाथ पैर माले, जनता यदि हमारे साथ है और जनता यदि हमारे कामों को स्वीकार कर रही है, परिषद के काम को हम अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे मंदसौर शहर में आमूलचूल हमने परिवर्तन किया है, तो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देगी? 4 दशक तो ठीक है, पर कांग्रेस तो 55 साल तक देश में राज करती थी, 60 साल तक राज करी थी और तब उन्होंने कुछ किया नहीं। तब में और आज में बहुत अंतर है प्रदेश जी। और आज यदि मंदसौर का जो सर्वांगीण विकास हुआ है तो केंद्र की सरकार की बदौलत भी हुआ है और राज्य सरकार की बदौलत भी हुआ है। स्वयं नगर पालिका अपनी मंदसौर की इतनी सक्षम है, ये त्रिमणी हो गई, ये त्रिदेव हो गए। इन त्रिदेव के कारण से भारत सरकार का पैकेज हमको मिले हैं, राज्य सरकार का पैकेज हमको मिला है। स्थानीय नगर पालिका की अपनी खुद की जो संपदाएं हैं और जो इसके असेस्ट हैं उसके कारण से भी हमारे विकास के मामले में 4 चांद लगे हैं। तभी तो मंदसौर इतनी तेज़ी से फैला पिछले 10 साल में। आप देखिए कि नई आबादी को तक अगर आप सीमित रखते थे तो नई आबादी के बाद आज यदि अभिनंदन क्षेत्र हो गया है, टिगरिया में 500 क्वार्टर बन गए हैं, चंद्रपुरा हमारे बीच में आ गया है, सीताओं फाटक हमारे बीच में आ गया है, 500 क्वार्टर ऋषानंद जो गार्डन ऋषानंद कुटिया है वो हमारे इधर आ गई है, यश नगर मेघदूत नगर का डेवलपमेंट हुआ है। तो जिस प्रकार संजीत नाके की तरफ आप देखें तो ठेठ हम लोग पहुंच गए, साबा खड़ा फंटे तक पहुंच गए हैं। ये जितनी कॉलोनियाँ डेवलप हुई सब मंदसौर के हैंड ओवर हुई है। तो मंदसौर जिस प्रकार से विकसित होता जा रहा है उसी का परिणाम है कि मंदसौर की जनता हमको स्नेह और आशीर्वाद देती है। काम हुए हैं ये जनता भी देख रही है, लेकिन काम की गुणवत्ता पर कई बार सवाल उठते हैं। जैसे सड़क बनती है तो वो उखड़ भी जल्दी जाती है, सुबह बनती है शाम उखड़ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा नगर पालिका को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बनती है। नहीं, ऐसा नहीं ब्रजेश जी। अगर 4 सड़कों 2 सड़कों का डैमेज यदि हुआ है किन्हीं अपरिहार्य कारणों से तो ये नहीं कहा जा सकता कि सारा तंत्र ही भ्रष्ट है। गुणवत्ता की यदि कहीं कमी आती तो उसको सुधारा भी जाता है। और वर्तमान में देख रहा हूँ कि पिछले 1 दशक से परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत ठेकेदार को काम करना होता है। अगर 5 साल का उसका एग्रीमेंट है, अनुबंध है, तो इन 5 सालों में रिपेयरिंग करना भी इसकी जिम्मेदारी है। और अगर आप फिर इसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमने जितनी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सड़कें बनाई हैं वो वास्तव में उत्कृष्ट है। मंदसौर के बीपीएल से लेकर के और हमारा प्रतापगढ़ नाके तक जो हमने बीओटी में जो सड़क बनी है, जिसको पीजी रोड बोलते हैं, प्रतापगढ़ रोड, जिस पर टोल लगा हुआ है, कितनी बेहतर बनी हुई है। और अगर हम फिर आपको ले जाना चाहते तो श्रीकोट से लेकर के संजीत फाटक तक सड़क बता दीजिए कौन सी गलत है। अगर गांधी चौराहे से लेकर के और रेलवे स्टेशन का जो उधम सिंह चौराहे वाली सड़क है डिवाइडर कौन सी गलत है, यश नगर की सड़क कौन सी गलत है। हमारे अपने जो विभिन्न सड़कें हैं जो विशेष गुणवत्ता के आधार पर उतने अनुपात में हमने बनाई है। मंदसौर शहर में 10 अगर सड़कें हमने चौड़ीकरण किया और 10 में डिवाइडर बनाए हैं, आप देख लीजिए कितनी मजबूत सड़कें हमारी है। ठीक है, कहीं थोड़ा बहुत कमी खामी होती होगी, लेकिन अब तो सीसी का ज़माना आ गया है। अब डामर से हम लोग सीमेंट कंक्रीट पे आ गए। तो आप देखिए जितने अवैध कॉलोनी में हमने सीमेंट कंक्रीट रोड बनाई है, बिल्कुल गुणवत्ता के मापदंड पर खरी है। और अभी तो मंदसौर में एक 10 करोड़ रुपये की लागत की सड़क बनने जा रही है, जिसका आचार संहिता के कारण से थोड़ा सा डिले हो गया है। अन्यथा वो सारी जो हर्टल्स थे, जो सारे गतिरोध थे, वो सब समाप्त हो गए। काबरा पेट्रोल पंप से लेकर के और जिसको मंडी रोड हम बोलते हैं गुड़ाया बालाजी तक, वो 4 लेन बनेगी। काफ़ी चौड़ी है, नाली भी उसमें प्रोविज़न में है, फुटपाथ भी उसमें प्रोविज़न में है, डिवाइडर भी उसके प्रोविजंस में है। और मैंने तो अभी मुख्यमंत्री जी ने मुझसे चाहा था कि आपके क्षेत्र को एक प्रमुख काम बताइए। मुझे बताते अत्यंत प्रसन्नता है। 6 करोड़ रुपए की राशि ब्रजेश जी हम लोग जो डिवाइडर हमने रोड बनी थी उत्कृष्ट सड़कें, उसमें सेंट्रल लाइट का प्रोविज़न नहीं था। मैंने संजीत रोड वाले को भी डाल दिया उसमें। मंडी का जो अधूरा रोड था हमारा LIC बिल्डिंग से लेकर गुड़ाया बालाजी तक, उसको भी हमने उस पर समाविष्ट कर दिया।
फिर हमने जो कलेक्ट्रेट रोड है, कलेक्ट्रेट तक हमने सेंट्रल लाइट बनाई, लेकिन अब MIT कॉलेज तक बनेगी। ये जितने भी हमारे अधूरे काम थे, अभी आप देखिए कि चंद्रपुरा का जो रोड बना पशुपतिनाथ जी का, वो डिवाइडर युक्त सड़क है, कितनी बेहतरीन बनी है। उस पर सेंट्रल लाइट की कमी थी, हमने नगर पालिका से बनवा दी। फिर अगर आप MPT होटल नया खेड़ा से लेकर के और सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल तक की सड़क देखेंगे, 11 करोड़ की लागत से। कौन सी गलत है? 10 साल हो गए उसको, डिवाइडर उसमें बन गया, सेंट्रल लाइट उसमें लग गई है। तो शहर का विकास हुआ ना ब्रजेश जी। 1 अरब 18 करोड़ रुपए की पुल पुलियाँ दी मैंने मंदसौर शहर में अकेले में। 118 करोड़ मतलब 1 अरब 18 करोड़ होती हैं। उसमें मेजर जो पार्ट था वो 48-50 करोड़ का तो सीताओं फाटक है, 31 करोड़ का संजीत फाटक है, 10 करोड़ की हमारी शिवना और हमारा जो बुगलिया नाला है, धान मंडी, वो सड़क है, वो पुलिया है। अब इतने बड़े बड़े हमने पुल बना। अंडरब्रिज देखिए आप, गीता भवन का अंडरब्रिज हमने बनवाया 4.5-5 करोड़ का। मिड इंडिया का हमने बनाया करीब 7-7.5 करोड़ का। तो ब्रिजेस के मामले में हम वाइंड अप, काम समाप्त। मंदसौर में कोई गुंजाइश नहीं है, अब कहीं और ब्रिज नहीं बनेगा शहर के अंदर, और ना हमारे अंडरब्रिज की कोई कमी रह गई है। बिल्कुल। नगर के मसलों पर और हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक सवाल बीच में मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूँ कि इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे हैं। पिछले लगातार 4 चुनाव मंदसौर की जनता ने सीधा अपना अध्यक्ष चुना, और हर बात पर कमलनाथ सरकार को कोसने वाली शिवराज सिंह सरकार ने इस पहल को कैसे स्वीकार कर लिया? ये तो कमलनाथ जी की पहल थी। नहीं, देखिए सवाल पहल का नहीं था। देखिए ये संवैधानिक स्थितियां हैं, और जहां तहां भी अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का प्रश्न था तो देखिए ऑर्डिनेंस आता, अध्यादेश आता है, कैबिनेट उसको मंजूरी देती है, और किन्हीं कारणों से अगर नहीं दे पाए तो ठीक है, कांग्रेस को तो प्रसन्न होना चाहिए ना। हम तो दुखी नहीं है, हम तो फिर भी स्वीकार कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट चुनाव में लड़ेंगे। और महापौर के जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो डायरेक्ट पद्धति से हो रहे हैं। तो अगर कमलनाथ जी के सरकार के समय का कोई निर्णय था और उस निर्णय को हमने स्वीकार कर दिया है, तो हमने कोई गलती थोड़ी करी क्या? हम अगर उसको परिवर्तित नहीं कर पाए, तो कमलनाथ जी की सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय को हमने तो स्वीकार भी कर लिया। और उसी स्वीकारोक्ति के बीच में अगर महानगर पालिकाएँ जहाँ मेयर चुनाव लड़ते, रतलाम है, उज्जैन है, इंदौर है, जबलपुर है, रीवा है, सतना है, सागर है, भोपाल है, इन बड़े महानगर पालिकाओं में डायरेक्ट पद्धति से हो रहे हैं, तो उस पर कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है क्या? लेकिन विधायक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे चुनावी कैंपेन में जब जनता से हम लोग बातचीत करते हैं तो जनता को तो यह निर्णय पसंद नहीं आ रहा है। जनता चाहती है कि वो सीधा अपने ही हाथों से अध्यक्ष चुने। तो ये भी महसूस किया जा रहा है कि कोई अध्यक्षीय चेहरा इन चुनावों में सामने नहीं होने से नगर से जुड़े हुए मुद्दे गौण हो गए हैं, और ये चुनाव वार्डों के चुनाव होकर रह जा रहे हैं। ये उसी स्थिति में चुनाव आ गया ब्रजेश जी। 2000 के पहले भी जनता ने कमल के ऊपर और पंजे के ऊपर चुनाव इनडायरेक्ट पद्धति से लड़ा था। तब भी जनता पार्षद चुन देती थी और पार्षद मिलकर के अध्यक्ष चुन लेते थे। फिर चाहे द्वारकादास जी कामरिया हो, कैलाश चावला हो, रेणुका रामावत हो, कुसुम गुप्ता, ये जितने भी जो इनडायरेक्ट चुनाव लड़े थे पहले, डायरेक्ट में तो मेरे से स्टार्ट हुआ था, मेरे से प्रारंभ हुआ था, प्रहलाद बंदवार, कुसुम गुप्ता। तो देखिए ये जनता अब अपना पार्षद चुनेगी और पार्षदों में से ही हमारा अध्यक्ष चुना जाएगा। अब मंदसौर नगर की कई मूलभूत ऐसी समस्याएं हैं जो नगर पालिका में चुनाव के मुख्य मुद्दे होने चाहिए। पार्किंग एक ऐसा मसला है कि पूरा शहर ऐसा लगता है कि खुला पार्किंग में तब्दील हो गया है। कहीं भी कोई भी वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, तो इससे यातायात की स्थिति बहुत बेतरतीब है। यातायात या सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में निर्णय बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो कभी भी कागज़ों से बाहर नहीं आ पाते। आप भी उन बैठकों में शामिल होते हैं। तो ये जो नगर से जुड़े हुए मसले हैं, जिसमें शिवना भी है, नगर का ड्रेनेज सिस्टम भी है, दोनों योजनाएं जो पेयजल से संबंधित थी, कालाभाटा और चंबल, ये दोनों ही योजनाएं नगर पालिका जिसमें एजेंसी हैं, लेकिन ये दोनों योजनाएं पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। तो इन सारी चीज़ों पर आपका क्या मत है? किसने कह दिया कि दोनों योजना सफल नहीं हुई है? जी, अगर कालाभाटा बांध हमने बनवाया था तो एक नया स्रोत हमने खड़ा किया था, और आज यदि कालाभाटा अटल सागर सरोवर भरा हुआ है, मिर्ज़ापुरा का डैम आज भी डूबा हुआ है, जबकि अभी बारिश का एक भी बूंद पानी नदियों में नहीं आया है। तो ब्रजेश जी, ये पानी कहाँ से भरा हुआ है? ये वो पानी है जो रामघाट पर हमने चंबल के पानी को लिफ्ट किया। रामघाट का पानी अब यदि डाउन होगा तो मिर्ज़ापुरा के हम गेट खोलेंगे कालाभाटा के और रामघाट की तरफ लाएंगे। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम योजना में बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गए। कालाभाटा भी सफल है और चंबल की योजना भी सफल है।
नंबर ऑफ कनेक्शन अगर आप देखेंगे ब्रजेश जी, तो ये जब योजना शहर में आई थी उसके पहले 12,000 कनेक्शन थे। आज अगर 30-40 हज़ार कनेक्शन होगा और इतनी बड़ी कॉलोनी हमको प्राप्त हो गई, अवैध कॉलोनी में हम कनेक्शन दे रहे हैं, नंबर ऑफ कनेक्शन बढ़े हैं ब्रजेश जी। क्षेत्रफल के मान से मंदसौर शहर बड़ा है तो उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जो हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है डेमो की वो तो उतनी ही है, लेकिन हमने अगर इजाफा किया तो मिर्ज़ापुरा का 21 फीट था, रामघाट का 14 फीट था। बीच में हमने अगर कालाभाटा का डैम बना दिया अटल सागर, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ी कि घटी। दूसरा, चंबल का पानी हम अगर लिफ्ट करके आ रहे हैं तो दैनंदिनी जो हमारा खर्च होता है, 2 पंप हमारे चलते हैं एलवी कोलवी से, चंबल से हम पानी उठा करके ला रहे हैं। तभी तो आज हम इस स्थिति में हैं कि अभी बाढ़ नहीं आई है, शिवना में पानी नहीं है। हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जैसी वितरण व्यवस्था ब्रजेश जी आज चल रही है, हम अगस्त महीने तक पानी दे सकते हैं, लेकिन उसके पहले भगवान ने चाहा तो पानी आ जाएगा। यहाँ छोटा सा एक काउंटर करना चाहूँगा। कालाभाटा बांध को लेकर के यह जनता को बताया गया कि 50 साल तक अब हमें पीछे नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें चंबल योजना की ज़रूरत लगने लगी। निश्चित, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। आवश्यकताएं जिस प्रकार से ब्रजेश जी बढ़ती, तब जब कल्पना की जा रही थी, तब 50 साल की बात हो या 20 साल की बात हो, एक कार्य योजना थी, उसकी जो क्षमता थी। और आज अगर क्षमता से अधिक हम पेयजल की टंकियां बना रहे हैं, अमृत योजना में यदि हम फंड ला रहे हैं, नई नई कॉलोनियां डेवलप होकर के मंदसौर नगर पालिका को हैंड ओवर हो रही है, तो उनके सबके लिए चंबल का पानी लाया जाना आवश्यकता। और चंबल का पानी के लाए जाने की मांग कोई आज की थोड़ी थी, कि वर्षों से थी। हमने उसकी पूर्ति करती तो प्रतिपक्ष को तो धन्यवाद देना चाहिए। असफल नहीं हो रहे हैं तब भी कह रहे हैं कि असफल हो गए। अगर हम योजना नहीं लाते तो कहते हैं कि सरकार में बैठी बीजेपी की सरकार ने केंद्र में कुछ कर पा रही, न राज्य में कुछ कर पा रही, न नगर सरकार कुछ कर पा रही। हम करें तो दिक्कत, न करें तो दिक्कत। कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। हम तो कांग्रेस से उल्टा प्रश्न पूछेंगे। आपने कमलनाथ जी की 1.5 वर्ष की सरकार के समय में, हनीफ शेख जी जब आपके अध्यक्ष थे, आपने कौन सी योजना ला करके परोस दी? आपको तो देना थी, क्योंकि आपकी नगर पालिका आपके हाथ में थी, सरकार आपकी थी। और उसके पहले भी अगर बहुत पहले चलें तो 80 के दशक के पहले तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, नगर में भी हुआ करती थी, राज्य में भी हुआ करती थी, केंद्र में भी हुआ करती। आज अगर अमृत योजना के अंतर्गत ब्रजेश जी करोड़ों रुपए के नाले हमारे बन गए हैं, अवैध कॉलोनी की तरफ, वैध कॉलोनी की तरफ, कहाँ से पैसा लाए? अगर दादा दादी पार्क की हम बात करें तो वो भी कहाँ से आया? अमृत योजना के अंतर्गत आया। अगर अभी आपने अंडर ग्राउंड सीवेज वाटर की बात करी है, हमारी योजना पाइप में है ब्रजेश जी। 150 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज हमको प्राप्त होगा, उसकी डीपीआर बन गई है। और मंदसौर शहर की सारी नालियां अंडरग्राउंड ड्रेनेज में तब्दील होगी, ये हमारी संकल्पना है। तभी तो ब्रजेश जी हम शिवना के शुद्धिकरण को लेकर के भी, जैसे भी आपने प्रश्न कर ही लिया, 30 करोड़ रुपए की राशि हमारी आ गई है। 8 किलोमीटर का पेज जो प्रदूषित होता है, जहाँ पे जलकुंभी होती है, उसका ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना, नालियों का पानी नालों के माध्यम से नदी में न जावे, इसके लिए हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है। और चुनाव से पहले ही आ गया। अच्छा हुआ कि इसकी स्वीकृति चुनाव के पहले आ गई थी। लोग कहते कि तो चुनाव का वादा है। और 20 करोड़ रुपए की राशि ब्रजेश जी अलग से आ गई है, जिसका न केवल टेंडर हो गए हैं, बल्कि टेक्निकल जो एक दिक्कत थी उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया। आचार संहिता के कारण से काम शुरू नहीं हुआ है। धान मंडी, पतासा गली, ओल्ड पंप हाउस, मंदसौर शहर की जो बाढ़ नियंत्रण योजना थी, पता नहीं किसने बनाई, कैसे बनाई, कौन टेक्निकल लोग थे, किन की सरकार है, मैं आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन वो फेल्योर रही, फेल्योर। क्योंकि एक तो जो पंप थे वो पानी के में डूबने के कारण से बंद हो जाते थे। आप देखें तो नाले की ऊंचाई और पंप हाउस की ऊंचाई समतुल्य है। तो पूरे शहर का पानी जब धान मंडी में आता है, पंप हाउस में घुस जाता है। अब उस समय के जनप्रतिनिधि ब्रजेश जी, मैं तो नहीं था, मेरी भी सरकार नहीं थी, और कलेक्ट्रेट का जो पुराना कलेक्ट्रेट है, दोनों के पंप हाउस को हमारा जो पनडुब्बी होती है और इस पंप हाउस की हाइट बढ़ाना, किसका? धान मंडी का, इसकी सबकी कार्य योजना का 20 करोड़ रुपए की राशि की न केवल स्वीकृति हो गई है, बल्कि उसके जो टेंडर हुए थे वो टेक्निकल टेंडर थे। स्टेट गवर्नमेंट को भी उसको अप्रूव करने में लंबा समय लगा है, लेकिन निर्वाचन के बाद, चुनाव के बाद, वो एजेंसी भी अपना काम प्रारंभ कर देगी। संगठन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर अपन आते हैं। टिकट वितरण को लेकर स्वाभाविक रूप से असंतोष होता है, लेकिन कई वार्डों में भाजपा के बागी उम्मीदवार हैं, निर्दलीय हैं, जो संभवतः पार्टी के लिए चिंता का विषय बने हो सकते हैं। देखिए, अपेक्षा जब आदमी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और तब उसको टिकट नहीं मिलता, तो उसको एक ही चीज़ सूझती है कि निर्दलीय चुनाव लड़ लूँ। और निर्दलीय चुनाव लड़ना उसका अपना अधिकार है। पार्टी के आधार पर चुनाव हो रहे हैं तो हम तो पार्टी वाले तो उसको टिकट नहीं देंगे, नहीं दिया, किसी और व्यक्ति को दिया। अब वो बागी का सब सवाल है, तो कांग्रेस में भी है। टिकटों की
अपेक्षा, चाहत, उम्मीद, अपेक्षा रखने वाले की अगर अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो वो दल से नाता तोड़ देता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे 2-4 वार्ड है जहाँ पर उनको टिकट नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ हैं और कांग्रेस के भी खिलाफ हैं वो। तो उनके बारे में देखेंगे हम, निर्दलियों की कितनी बात बनती है। हमारा तो कमल का फूल है, हम तो कमल के फूल के लिए चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सामान्य जनमानस में ये इस अप्रत्यक्ष अध्यक्षीय प्रणाली को लेकर ये चर्चाएं होती है कि इससे राजनीतिक दलों में जो एक भ्रष्टाचार या की जो विकृति है, लालच, प्रलोभन इस तरह के चुनावों में ज़्यादा होते हैं, तो पार्षद पद का एक ये अतिरिक्त आकर्षण बढ़ गया कि अध्यक्ष हमें चुनना है तो काफ़ी कुछ संभावनाएं हो जाती हैं। तो ये एक समाज में गलत संदेश भी जा रहा है। नहीं, समाज का संदेश उन दलों के लिए होगा ब्रजेश जी जिन दलों में दलदल है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं। आप देखें तो पिछली बार भी जब हम जिला पंचायत लड़े हैं, जनपद पंचायत लड़े हैं, नेक टू नेक हमारा था और यह हमारे बहुमत वाले लोग थे, कहीं दाएं बाएं नहीं गए हैं और हमने अच्छे से 8-8 साल तक पंचायतें चली है, जनपद चली, जिला पंचायत चली है और नगर पालिका भी ब्रजेश जी इससे पहले भी, डायरेक्ट से पहले भी, तब भारतीय जनता पार्टी के अधिकार क्षेत्र में हुआ करती थी और नेक टू नेक हमारा बहुमत हुआ करता था। तब भी कोई बहुत ज़्यादा शिकायत हमारे दल के निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से आम जनता तक सुनने को नहीं मिली। आपका अनुभव है इस प्रश्न से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप उस समय भी नगर पालिका के पार्षद और सभापति थे जब अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुने जाते थे और पहला प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव स्वयं आपने जीता। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि अप्रत्यक्ष वाला अध्यक्ष कहते हैं कि वो तो पार्षदों का अध्यक्ष होता है, जनता का अध्यक्ष तो वो होता है जिसको जनता चुने। तो आपने दोनों स्थितियां देखी है, एक तो स्वयं ने अपने ऊपर भी भोगी है और एक परिस्थिति सामने रही है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मेजोरिटी अगर होती है जी तो भले पार्षदों में से अध्यक्ष चुन जाए, चुनने में दिक्कत नहीं आती है। और अगर डायरेक्ट पद्धति का भी चुनाव होता है और अगर मेजोरिटी नहीं है तो भी दिक्कत आती है। लेकिन अध्यक्ष के साथ जो डायरेक्ट चुनाव वाला होता है उसके थोड़ा सा अतिरिक्त ताकत होती, शक्तियाँ होती है। वो ये कि जनता भरी कुर्सी और खाली कुर्सी करता था, अब पार्षद मिलकर के उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी तो हमारे यहाँ पर, हमारे दल की ओर से कभी भी यहाँ पर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। जी। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, भाजपा अभी तक क्यों नहीं कर पाई? देखिए, उनका वचन पत्र झूठ का पुलिंदा होगा, मैं अभी से आपसे कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उनका देखा तो नहीं है। लेकिन हमारा वचन पत्र या हमारा घोषणा पत्र या हमारा दृष्टि पत्र जब आएगा, विज़न लेकर के आएगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। हमारे अगर हमारा पार्टी फ्लोर पे उसकी तैयारी चल रही है, हम ऐसी नई बातें देंगे जो बिल्कुल नयापन होगा, और साथ में हम ऐसी बात बिल्कुल नहीं करेंगे जो नहीं हो सकता। अगर आप हमारे पुराने घोषणा पत्र देखेंगे, फिर चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे नगर पालिका के हों, हमने 90% तक हमारे घोषणा पत्रों पर अमल किया है। कमलनाथ जी की सरकार के समय में, जब कमलनाथ की सरकार को बनने से पहले विश्वास ही नहीं था, तो उन्होंने 500, 600 प्रकार की तमाम घोषणाएं कर दी। 4,000 रुपये की का युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, इतनी नौकरियां दे दिया जाएगा, अनेक प्रकार के उन्होंने कर्ज माफ़ी की उन्होंने बात कर दी थी। अब कुछ संभावना जी सरकार की नहीं बनती है और वो कैसा भी घोषणा पत्र जारी कर दे, उसका कोई मायना नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे दृष्टि पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में बहुत सी चीज़ें हम मंदसौर शहर के लिए कर चुके हैं। अब हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सी चीज़ें आने वाले 10 साल के हिसाब से अति आवश्यक होगी। बताइए, फिल्टर प्लांट हमने बना दिया है, एक और नया अमृत योजना का चंबल का पानी लिया है हम लोग, कौन सी नई बात हमने कर, एयर स्ट्रिप हमने बना दी, हवाई पट्टी हमने बना दी। अब ये अन्य जो छोटी छोटी नई नई बातें आएगी ब्रजेश जी, उसके ऊपर हमारा वर्क आउट हो रहा है। और मेरा अपना जो निजी सोच है, पता नहीं पार्टी उसको कितना उसके अंदर समाविष्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मेरा अभी ये मन है कि हमारे जो 4 लेन सड़क मार्ग पर जो 2 दुर्घटना के स्थान है, जिसको ब्लैक स्पॉट बोल रखा है, एक तो MIT चौराहा जो रिवाज देवड़ा की तरफ जाता है, केंद्रीय विद्यालय वाला चौराहा, MIT चौराहा, और दूसरा प्रतापगढ़ नाका, PG नाका। अब यहाँ पर हमको और ब्रिज की जरूरत है, फ्लाई ओवर ब्रिज। मंदसौर शहर के अंदर तो फ्लाई ओवर ब्रिज की संभावना समाप्त हो गई। हमने बुगलिया पे बना दिया, हमने धानमंडी में बना दिया, हमने शिवना नदी पे बना दिया, हमने सीताओं फाटक पे बना दिया, हमने संजीत फाटक पर बना दिया, हमने 2 अंडरब्रिज बना दिए। तो शहर के अंदर तो ब्रजेश जी, मैं समझता हूँ कि आने वाले वर्षों तक अब आपको ओवर ब्रिज की और अंडरब्रिज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाहर अगर हम चलेंगे आउटर पे, तो 4 लेन पे हमको 2 आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा मेरे दिमाग में और कल्पना है कि हमारा जो काश्तकार रेस्टोरेंट है, ओल्ड कलेक्ट्रेट, पुराना कलेक्ट्रेट,
उससे लेकर के हमारा जो एक मार्ग जाता है शिवना नदी पर, अगर ब्रिज बने और स्टॉप डैम बने, और उसको यदि हम हाफिज जी का जो पेट्रोल पंप है जो सीतामऊ फाटक की तरफ जाता है, अगर हम उसको लिंकअप करें तो शहर क्षेत्र के लोगों को सीतामऊ और दलोदा जाने के लिए एक परिक्रमा नहीं करना पड़ेगा, सीधा भोईवाड़ा वाले हमारा जो ऊपर का जो भैंसा पहाड़ा है, जो पुराना शहर किला रोड है, यहाँ के नागरिकों को सीतामऊ दलोदा जावरा रतलाम जाने के लिए नीचे घाटी उतर करके और बड़ी पुल शिवना नदी को क्रॉस करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे मेरे मन में विचार में है। और घोषणा पत्र में ब्रजेश जी जुड़े ना जुड़े, हमारे विचार में तो है, और हमारे विचार में अगर जिस दिन हमारी चलेगी उस दिन हम उसको पूरा करवा लेंगे। नगर पालिका के चुनावों को कार्यकर्ताओं का चुनाव माना जाता है कि उन कार्यकर्ताओं को अवसर मिले जो हमेशा बड़े पदों के लिए चुनावों में दरी झंडे तोड़ते हैं, लेकिन बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के भी सदस्य यदि पार्षद पद का चुनाव लड़ते हैं तो जनता में चर्चा का विषय तो बनता है। आपका क्या अभिमत है? देखिए ब्रजेश जी, बड़ा घर हो या छोटा घर हो या मझोला घर हो, लोकतंत्र प्रजातंत्र है, सबको टिकट मांगने का अधिकार। और अगर स्थिति ऐसी बनती है कि उस वार्ड में इस चुनाव को जीतने के लिए अमुक व्यक्ति, अमुक परिवार या वजनदार कैंडिडेट होगा जीतने वाला, तो फिर जीत की संभावना वालों को टिकट दिया जाता है, और दरी उठाने वालों को भी तो दिए। हमारा आप देखें तो विजय पोपट दूसरी बार चुनाव लड़ रहा है, चाय बनाता है। हमारा पंचर की दुकान पर बैठ करके पंचर निकालने वाला गाजवा, दीपक गाजवा, पंचर की दुकान है उसकी, वो उसको हमने टिकट दिया है। दरी बिछाने वाले को भी टिकट दिया है, मझोलों को भी टिकट दिया है, छोटों को भी टिकट दिया, बड़ों को भी दिया है। दिवंगत प्रहलाद बंधार की पत्नी तो पॉलिटिकल नहीं ना, लेकिन उसके प्रति अगर उसकी भावना थी, हमारी भाभी जी की, कौशल्या देवी की और नरेंद्र की, कि साहब मेरे पति को भी मेरे पति की जगह मैं नगर पालिका में काम करना चाहती हूँ, उनके सपनों को मैं साकार करना चाहती हूँ। नरेंद्र बोलता कि साहब मेरे पिताजी का ड्रीम्स था, मेरे पिताजी के सपने थे और मुझे भी टिकट दिया जाए, या मेरी माँ को टिकट दिया जाए। हमने कौशल्या देवी को टिकट दिया है। अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत ज़मीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दी है। ऐसा नहीं कि हमने इक्का दुक्का कहीं अपवाद यदि हो भी गया होगा तो 40 में से अगर 2-3 पार्षद के टिकट अगर आपने कहा कि घराने वालों को दे दिए हैं, तो बाकी तो हमने 35-38 टिकट बहुत सामान्य लोगों को दिए हैं, जो बिल्कुल ज़मीन पर चलने वाला कार्यकर्ता था। अभी मेरे पास सूची तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत छोटे किस्म के कार्यकर्ताओं को हमने टिकट दिए हैं। एक चर्चा के आखिरी में एक ज्वलंत विषय आया, चुनाव के दिनों में किसी भी बड़े नेता का दौरा फिक्स हो जाना और फिर निरस्त हो जाना, ये भी चर्चा का विषय हो जाता है। मुख्यमंत्री जी का दौरा 29 के लिए बना, रात को दौरा कार्यक्रम आया और आज निरस्ती की सूचना है। नहीं, मेरे को मुख्यमंत्री निवास से फ़ोन आया था और मुझे जो जानकारी दी गई थी वो इस प्रकार की जानकारी थी कि हेलीकॉप्टर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, और दूसरा चूँकि महानगर परिषद है, महानगर पालिका मेयर, उसके लिए सीधा डायरेक्ट पद्धति का चुनाव था, तो शायद उसके कारण से नीमच और मंदसौर दोनों कटे ही, क्योंकि भोपाल में और उज्जैन में भी कार्यक्रम था। वहाँ मुख्यमंत्री जी ज़्यादा समय देना चाहते थे, और मुख्यमंत्री जी की तो वैसे भी कृपा भी 8 मई को तो माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रख करके इसी महीने तो आए थे। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जी पशुपतिनाथ जी मंदिर का विकास करके गए, मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रख कर गए, राजपूत समाज का हमारा जो छात्रावास था उसकी आधारशिला रख करके गए। तो मुख्यमंत्री जी तो अभी इसी महीने आए थे, चुनाव में नहीं आ पाए, अपरिहार्य कारणों से दौरा निरस्त हो गया। आपको याद होगा तो बालकोई बैरागी जी चुनाव लड़ रहे थे जी, और संजय गांधी जी आने वाले थे। तो यहाँ तक गए थे कि मंच तक आ गए थे, मतलब जिस प्रकार से उस समय संचालन करने वाले कर रहे थे कि हमको बैरागीज नहीं किया था। बोले कहाँ तक आ गए, बोले नया गांव क्रॉस हो गए, नीमच क्रॉस हो गए, बोतलगंज क्रॉस हो गए, मंच के पीछे तक आ गए, और मालूम पड़ी कि दौरा निरस्त हो गया। तो ये तो चलता है राजनीति में। एक आकलन, एक वरिष्ठ अनुभवी राजनीतिज्ञ होने के कारण कितना वार्डों में आपकी पार्टी जीतेगी? संख्या देखिए, संख्या बताना तो भी मुश्किल है, कि इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी। और हमने इस बार नारा दिया, अब की बार 30 बार, हो सकता हम 28 भी जीते, हमसे हो सकता 25 भी जीते, लेकिन ये बात सही है कि स्पष्ट मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे क्षेत्र के विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया। आपसे हमने मंदसौर नगर पालिका चुनावों से संदर्भित एक खास चर्चा की। आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश, थैंक यू। मैं देश न्यूज़ के लिए ब्रजेश जोशी, मेरे सहयोगी शाहिद चौधरी और शादाब चौधरी के साथ, नमस्कार।